हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन आज एक नए टॉपिक के साथ कनेक्ट हुए हैं जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अपन बात करते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है, या पहले कुछ क्लासेस के अंदर अपने किडनी डिस्कस की, और किडनी के बारे में मैं जब नेफ्रॉन बता रहा था, नेफ्रॉन के अपन ने कुछ पार्ट देखे थे, नेफ्रॉन के अपन ने कुछ पार्ट देखकर चल रहे थे। जहां आपका नेफ्रॉन एक ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली है, ऐसे स्ट्रक्चर जिसे अपन ने बोमन्स कैप्सूल, और बोमन्स कैप्सूल के साथ जो ऊपर एक कैपिलरी नेटवर्क देखने को मिल रहा है, ये ये क्या होता है? एक कैपिलरी नेटवर्क होता है। और इस कैपिलरी नेटवर्क को अपन किस नाम से जानकर चलते हैं? इस कैपिलरी नेटवर्क को अपन ग्लोमेरुलस के नाम से जानकर चलते हैं। किस नाम से जानकर? ग्लोमेरुलस के नाम से जानकर चलते हैं। फिर बात आती है, ये ग्लोमेरुलस किससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है? एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को अपन ग्लोमेरुलर कैप्सूल के नाम से जानकर, किस नाम से? ग्लोमेरुलर कैप्सूल, या इसी को अपन बोमन्स कैप्सूल के नाम से जानकर चलते हैं। इतना अपन ने नेफ्रॉन के अंदर डिस्कस किया। इसको मैं बात करूं, ये स्पेस कौन सा है, तो ये कैप्सुलर स्पेस है। इसे अपन ने कैप्सुलर स्पेस बोला, इसे अपन ने पीसीटी बोला, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोला। इसको अपन ने डीसीटी के नाम से जाना, किस नाम से? डीसीटी के नाम से जानकर चलते हैं। ये नॉर्मल एनाटॉमी है। अब बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अपन ने अपने सामने देखने को मिला ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। कि नेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन, इन्फ्लामेशन ऑफ दी नेफ्रॉन। यदि इन्फ्लामेशन ऑफ दी नेफ्रॉन है तो उसे अपन ने क्या बोल कर चलते हैं? कंप्लीट क्या हो गया है? आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया है। अब बात आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस, किसका इन्फ्लामेशन हो रहा है? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ऑफ दी नेफ्रॉन। कि जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है, उसमें यदि कोई आपका इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो अपन ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। अब ये होता क्यों है, इसकी अपन यदि डेफिनेशन की बात करें, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जब जब बात आती है ऑटो इम्यून डिजीज की या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम वापस से खुद को ही क्या कर ले, खुद आपकी बॉडी को ही डैमेज कर दे, खुद अपनी बॉडी में ही कोई डिसऑर्डर कोज कर दे, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। किसका इन्फ्लामेशन हुआ है? ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हुआ है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के अंदर जब अपन ऑटो इम्यून डिजीज का बात करते हैं, तो एक आपको इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए, इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, और उसी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से किसका इन्फ्लामेशन देखने को मिला? ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन देखने को मिला। तो वो क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता। अब बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। फिर किसकी बात करते हुए चल अपन? ऑटो इम्यूनिटी की। कि इन एप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट सेल
कंपोनेंट कि आपका इनअप्रोप्रिएट एक बिल्कुल सुटेबल तरीके से एक अगेंस्ट यदि कोई क्या बन जाए, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाए, वो क्या कहलाएगी, ऑटो इम्यूनिटी कहलाती है। फिर बात करें ओवर इम्यून सिस्टम अनेबल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ सेल एंड डिस्ट्रॉय सेल्फ एंड कोजेज डिसऑर्डर विच नोन एज ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, कि आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है खुद की सेल्स को नहीं पहचान पाएगा कि ये घर वाले हैं बाहर वाले नहीं है, और उन्हीं को क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। उन्हीं से खुद की आपकी बॉडी की सेल्स को ही उसने क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, किल कर दिया है। ये तो ये हो गया सर, कोई बाहर वाला पाकिस्तान वाला इंडिया में आया और इंडिया वाले कोई पाकिस्तानी इंडिया में घुसा, हमेशा आपके सोल्जर्स का क्या काम था, पाकिस्तानियों को मारने का। लेकिन इस बार इंडिया वाले ही आए थे, लेकिन हो सकता है इंडिया के जो सोल्जर्स थे अच्छे से उनको पहचान नहीं पाए, किसी भी वजह से नहीं पहचान पाए, और उन्होंने क्या कर दिया, खुद के घर को ही नुकसान पहुंचा दिया। उसी को अपन क्या बोलकर चले, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि खुद की बॉडी की सेल्स, आपकी इम्यून सेल्स खुद की बॉडी की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर दे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोजेज की। किसकी बात करें, कोजेज की यदि बात करें अपन, इटियोलॉजी की बात करें, कोजेज या इटियोलॉजी, जब जब अपन कोजेज और इटियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज आता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज क्या, ऑटो इम्यूनिटी, कि आपकी बॉडी की सेल्स खुद को रेस्टोर कर रही है, उससे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। नेक्स्ट, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि आपका ग्रुप ए बीटा लाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या कोज करता है, ये आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर सकता है। सर ये बैक्टीरिया हमारे को एक जगह और सुनाई दे रहा है, और कहाँ सुनाई दे रहा है सर, ये कार्डियक सिस्टम में सुनाई दे रहा है। और कार्डियक सिस्टम में कौन सी जगह है ये सर, रूमेटिक फीवर या रूमेटिक कौन सा, हार्ट डिजीज, वहां पर भी हमारे को बार बार सुनाई में दे रहा है कि वहां पर भी क्या होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, थ्रोट इन्फेक्शन से रूमेटिक फीवर हुआ, रूमेटिक फीवर से क्या हुआ, रूमेटिक हार्ट डिजीज हुई थी। यस या नो, यस, वहां पर भी देखा जाता है। नेक्स्ट बात आती है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस एंड सोर थ्रोट। फिर बात आती है कि इसका कोज क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, साथ ही साथ ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया क्या कोज करता है, हमेशा पहले सोर थ्रोट कोज करता है, फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस कोज करता है। यदि ऐसी हिस्ट्री है पेशेंट में कि उसको पहले कोई गले का इन्फेक्शन हुआ है, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ है, फेरेंजाइटिस हुआ है, तो आप रिस्क में उसको रिस्क बात कर रहा हूं मैं, इश्क की बात नहीं कर रहा। रिस्क क्या होती है कि आपके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, या मैं बात करता हूँ अपन जब कार्डिक सिस्टम में बात कर रहे थे अपन, तो कार्डिक सिस्टम में किसकी आपके रूमेटिक हार्ट डिजीज के होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर अपन बात करें स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में आपकी कौन होती है, रूमेटिक अर्थराइटिस के भी चांसेस होते हैं। लेकिन कोज क्या है, आपका एकमात्र बाहुबली बैक्टीरिया। फिर बात करें अपन इसके टाइप्स के, कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के टाइप क्या क्या होते हैं। जब टाइप की बात करें अकॉर्डिंग टू अक्रेंस, उसके अक्रेंस के आधार पर मैं बताकर चलूं, अक्रेंस के आधार पर या ड्यूरेशन के आधार पर दो प्रकार का क्या होता है, आपका नेफ्राइटिस होता है। क्या होता है, नेफ्राइटिस होता है। और पहला कौन सा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कोई भी आपका ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन हुआ है, सडन हो गया,
क्या हो गया, सडन हो गया, उसे अपन एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलकर चलते हैं। या फिर क्रोनिक ग्लोमेरुलो, दूसरा क्या होता है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यदि रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिकरेंट या फिर क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू नेफ्रॉन इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, टाइप की बात कर रहे हैं, और टाइप की बात करें कि आपका नेफ्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, नेफ्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो टाइप्स देखकर चलेंगे। और नेफ्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कैसे, फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि इट इज ऑल्सो नोन एज लोकल या रीजनल नेफ्रोटाइटिस। तो आपका एक रीजन पे नेफ्रॉन के एक रीजन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसे अपन किस नाम से जानेंगे, फोकल या रीजनल ग्लोमेरुलाइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्या होता है, डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वो किडनी इज इन्वॉल्वमेंट, कि आपकी किडनी क्या हो गई है, कंप्लीट इन्वॉल्व हो चुकी है। यदि कंप्लीट इन्वॉल्व हुई है तो अपन बात करेंगे डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलकर चलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोमेरुलो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट membranous glomerulonephritis. In this, autoimmunity attack on glomerulo basement membrane and destroy them is which known as गुड पॉस्चर सिंड्रोम। इसे अपन किस नाम से जानकर चलते हैं, गुड पॉस्चर सिंड्रोम के नाम से जानकर चलते हैं। इसकी जो ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन है या ग्लोमेरुलो बेसिलस मेम्ब्रेन है, वो क्या हो गई है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, बिल्कुल डैमेज हो गई है, तो उसे मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है जो मेम्ब्रेन सेल प्रोलिफेरेट, जो आपके नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं, नेफ्रॉन की जो मेम्ब्रेन है, उन वो सेल्स प्रोलिफेरेट हो गई है, ज़्यादा स्प्रेड हो गई है, तो उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन देखने को मिला है। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन देखने को मिला है वो आपका प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स की। साइन और सिम्टम्स की अपन बात करें कि हाँ, जब साइन और सिम्टम्स की बात करें, और पहला और साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा वो हिमेचूरिया, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हिमेचूरिया हुआ है, आपके सेल्स डैमेज हुई है, सेल डैमेज हुई है, तो यूरिन के अंदर ब्लड आएगा ही आएगा, और आएगा तो उससे अपन हिमेचूरिया बोलकर चलते हैं। जहाँ डिमोफेरिक आरबीसी देखने को मिलती है, टूटी फूटी आरबीसी देखने को मिलेगी। यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगी, टूटी फूटी आरबीसी देखने को मिलने वाली है। आरबीसी कास्ट इन यूरिन, और आरबीसी के अंदर आरबीसी कास्ट देखने को मिलेगा, आरबीसी की एक लेयर देखने को मिलने वाली। जो यूरिन आ रहा है जिसे ग्रुप ऑफ आरबीसी बोलकर चलते हैं, आरबीसी एक इकट्ठी, एक छोटे छोटे मैं बोल दूंगा ग्रेन्यूल्स के रूप में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट
डार्क कोका कलर्ड यूरिन ड्यू टू हीमोलाइसिस, कि यूरिन पास आउट हो रहा है, यूरिन लॉन्ग टाइम तक, और यूरिन के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो ब्लड का क्या कर देंगे, हीमोलाइसिस कर देंगे, और हीमोलाइसिस करने की वजह से, हीमोलाइसिस करने की वजह से यूरिन का कलर कैसा होगा, यूरिन का कोका कलर यूरिन, कोका कोला वाला कोका कलर यूरिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यूरिनरी डेब्रिज, यूरिनरी डेब्रिज का मतलब है हार्डनिंग ऑफ द नेफ्रॉन वॉल, बिकॉज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ऑल्सो रिलीज आउट विच कॉजेज द हार्डनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। आपकी जो यूरिनरी डेब्रिज का मतलब है यहाँ पर आपके जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो रिलीज होगा, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, नेफ्रॉन की वॉल को, नेफ्रॉन की वॉल को हार्ड कर देगा, और नेफ्रॉन की वॉल हार्ड हो रही है उसी को अपन डेब्रिज ऑफ द यूरिन, यूरिनरी के नाम से जानकर चलते हैं। ओलिगो यूरिया एंड एनयूरिया, नेक्स्ट बात आती है ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया का मतलब है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कितने से कम हो गया है, 400 ml पर डे से कम हो गया है। एनयूरिया का मतलब कि आपका यूरिन आउटपुट न के बराबर हो रहा है, बिल्कुल एब्सेंस देखने को मिल रहा है, या फिर लेस देन 100 ml, यदि यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml देखने को मिल रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एनयूरिया के नाम से जानकर चलते हैं। नेक्स्ट, एसटीएन, हाइपरटेंशन, एसटीएन का मतलब है हाइपरटेंशन, बिकॉज फ्लूइड ओवरलोड इन द बॉडी, आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या हो गया है, ओवरलोड हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि यूरिन पास आउट नहीं कर रहे हो, फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है, फ्लूइड स्टोर हो रहा है तो वो आपके सर्कुलेशन में फ्लूइड है तो वो किसको बढ़ाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर चलेगा, वो आपके बीपी को बढ़ाकर चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट का मतलब आपका ग्लोमेरुलस डैमेज हो रहा है, इसका मतलब आपका जो प्रोटीन होगी, प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट देखने को मिलेगी, प्रोटीन कहाँ देखने को मिलेगी, यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिलेगी, जिसे अपन प्रोटीन यूरिया के नाम से जानकर चलते हैं। सिर्फ प्रोटीन यूरिया एक जगह और हमने देखा था, क्लासिकल फीचर देखा था, कहाँ पर देखा था, नेफ्राइटिस के अंदर अपन ने देखा था। फिर बात करें हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब है कि आपका प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो रहा है तो आपके ब्लड के अंदर क्या कम हुआ है, प्रोटीन कम हुआ है, क्या कम हुआ है, डिक्रीज प्रोटीन, और जहां प्रोटीन कम हुआ है तो ब्लड के अंदर प्रोटीन कम हुआ है उसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपोप्रोटीनीमिया बोलकर चलते हैं। फिर प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन भी कौन सा लॉस होता है कि सर एल्बुमिन, कौन सा प्रोटीन लॉस होता है, एल्बुमिन प्रोटीन लॉस होता है, और एल्बुमिन प्रोटीन लॉस होने का मतलब है, एल्बुमिन प्रोटीन किसको मेंटेन करता है, एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन करता है ऑस्मोटिक एंड और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करता हुआ चलता है। दोनों यदि प्रेशर डिस्टरबेंस हुआ इसका मतलब बॉडी जो फ्लूइड है, फ्लूइड एस्केप आउट फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा तो कहाँ पर जाएगा, ये सेल्स या फिर इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन एडिमा बोलेंगे, इसे अपन क्या बोलकर चलेंगे, एडिमा बोलकर चलेंगे। यदि लोकल जगह है तो एडिमा, ऑल ओवर बॉडी में है तो एना कोंडा, अरे नहीं रे एना सार का बोलकर चलते हैं, किस नाम से जानकर चलते हैं, एना सार्का के नाम से या जनरलाइज्ड एडिमा के नाम से जानकर चलते हैं। जो क्यों होता है, क्योंकि यदि एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हुई है तो वहां पर ऑनकोटिक और आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा, ये आपके फ्लूइड को ब्लड वेसल्स से एस्केप आउट में मदद करेगा। यदि फ्लूइड एस्केप आउट हो रहा है तो डायरेक्ट लीड टू
एडिमा। नेक्स्ट बात करें एजोटेमिया। एजोटेमिया का मतलब है कि आपकी सीरम, जो आपके जितने भी नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका क्रेटिनिन हुआ, नेक्स्ट बात करते हैं यूरिक एसिड हुआ, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हुआ, ये सारे के सारे यदि इंक्रीज देखने को मिले हैं तो एजोटेमिया देखने को, ये आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट की इंक्रीजमेंट क्या कहलाती हैं, आपकी एजोटेमिया कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करें नोजिया वोमिटिंग ड्यू टू रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। यदि आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट रिटेन हो रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या कोज करेंगे, नोजिया और वोमिटिंग कोज करने वाले हैं। वो आपके नोजिया वोमिटिंग को लीड करते हैं। इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन डायरेक्ट आपके फीवर को लीड करेगा। फीवर किसके साथ आएगी, चिल्स के साथ आएगी। फीवर विथ चिल्स ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से फीवर, और फीवर भी किसके साथ, चिल्स के साथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्यों हो रहा है, एनीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड का लॉस देखने को मिल रहा है, ब्लड लॉस देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करें आपके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब ये कि आप किस किस चीज से, आप किस किस इन्वेस्टिगेशन से इसका पता लगा सकते हो। सबसे पहला और सबसे बाहुबली, जिसे अपन हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम से जान कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब ये है कि अपन ने जब बोला था हिस्ट्री ऑफ दी, कि हिस्ट्री ऑफ दी प्रीवियस थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट सोर या थ्रोट इन्फेक्शन, यदि पहले टॉन्सिलाइटिस हुआ है, पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है थ्रोट के अंदर, फेरिंग्स के अंदर, तो उसकी अपन हिस्ट्री लेंगे। साथ ही साथ यूरिन का एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में अपन की यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, प्रोटीन प्रेजेंट है, यूरिन एनालिसिस कर कर चलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कर कर चलेंगे। साथ ही साथ ब्लड कल्चर और स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पुटम कल्चर में सबसे पहले तो हम थ्रोट स्वाब लेंगे, और थ्रोट स्वाब लेने का रीज़न इतना सा है कि आप ये देखकर चल रहे हो पहले कोई इसको कोई इन्फेक्शन, कोई थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई हिस्ट्री तो नहीं है थ्रोट इन्फेक्शन की, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर लेते हुए फिर यदि आपने ब्लड कल्चर लिया है या सीबीसी टेस्ट आप कर रहे हो, तो ब्लड कल्चर एंड सीबीसी टेस्ट अपने को क्या बता सकता है, आपको इंक्रीज टीएलसी काउंट। जब जब भी दो देश और दुनिया का कोई भी इन्फेक्शन यदि आपको देखने को मिले, तो एक सीधी सी बात आप गांठ बांध लीजिए, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, वहां डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपको हमेशा इंक्रीज देखने को मिलेगा। यही इन्फेक्शन का एक बहुत अच्छा आपके बॉडी में कि पता, एक सिंपल सा आपको पता लगाना है, तो आप क्या करें, सीबीसी करें। सीबीसी करने के बाद आपको यदि इंक्रीज देखने को मिला, क्या टीएलसी काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट इंक्रीज देखने को मिला, तो आप ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट बात करें इंक्रीज ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज बढ़ी हुई देखने को मिली है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एएसओ टाइटर, एएसओ टाइटर अपन टाइटर करते हुए चलेंगे। एंटीबॉडी, यदि एएसओ टाइटर की बात करें, एंटी सेंसिटिविटी टाइटर की अपन बात करते हैं, तो यदि एंटीबॉडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी कितना, मोर देन 200 यूनिट पर ml यदि है, तो आप ये माने कि इन्फेक्शन है। यदि कम है, लेस देन 2 या नेगेटिव, नेगेटिव किसे मानेंगे अपन, नेगेटिव टेस्ट लेस देन 200 पर ml है तो वो नेगेटिव टेस्ट कहलाएगा। और पॉजिटिव टेस्ट कब कहलाएगा, कि मोर देन 200 यूनिट पर ml। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की, फिर किसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट
मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में पहला आपका डाईयूरेटिक, और डाईयूरेटिक इसलिए दे रहे हैं, हर एक ड्रग देने का रीजन अपन बताकर चलेंगे कि डायूरेटिक देने का मतलब क्या है। कि यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ आपको एनयूरिया देखने को मिला, ओलिगोयूरिया देखने को मिला, तो यूरिन को पास आउट तो कराना है, साथ ही साथ बॉडी में एडिमा हुआ है उसको भी ठीक करवाना है, इसीलिए आप डाईयूरेटिक देकर चलते हैं। और डायूरेटिक में सबसे बेसिक अपन यूज करते हैं यदि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एलर्जिक कंडीशन नहीं है, तो लेसिक्स जिसे अपन फुरेसेमाइड के नाम से जानकर चलते हैं। फिर बात करें दूसरा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। आपको क्या हुआ था, आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिला था, और हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए अपन कौन सी ड्रग लेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज में लेते हुए चलते हैं। पेन होने के लिए, पेन हुआ था, पेन को रिलीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसलिए क्योंकि यहाँ कौन सा बैक्टीरिया था, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया था, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसे पेनिसिलिन के नाम से जानकर चलते हैं, पेनिसिलिन या पेनिसिल डेरिवेटिव अपन यूज करते हैं। या फिर दूसरी प्रोकेन बेंजाइल, दूसरी क्या होगी, प्रोकेन बेंजाइल अपन ड्रग्स यूज करते हुए चलते हैं। समझ में आया, ये अपना मेडिकल मैनेजमेंट है। फिर बात आती है नर्सिंग मैनेजमेंट की। फिर बात आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब है आपको हमेशा इनटेक आउटपुट चार्टिंग करनी है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, साथ ही साथ आपको वाइटल साइन चेक करने हैं। वाइटल साइन इज अ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि वाइटल साइन इसलिए नेसेसरी हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ आपको हाइपरटेंशन देखने को मिला है। हाइपरटेंशन देखने को मिला है तो आपके हार्ट रेट में भी क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहाँ आपको कार्डियक फंक्शन देखने के लिए आप वाइटल साइन चेक करें। फीवर हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए। फिर बात करते हैं डेली वेट चेकअप। सर वेट क्यों, वेट इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ फ्लूइड रिटेंशन हो रहा था। फ्लूइड रिटेंशन का मतलब है आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड स्टोर हो रहा है, और फ्लूइड स्टोर क्यों हुआ, क्योंकि आपके बॉडी में एडिमा एनासार्का देखने को मिला था, इसीलिए आपको डेली वेट कि हाँ पेशेंट का वेट तो नहीं बढ़ रहा, वेट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। फिर पेशेंट को प्रोवाइड रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि हाँ नॉर्मल चीज़ है, आपको जल्दी ठीक कर दिया जाएगा, और जल्दी ठीक करने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। ये ऐसे आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, सपोर्ट ही देना है, इन्वॉल्व किसी को नहीं होना है। फिर बात करें डाइटरी मैनेजमेंट की, कौन कौन सी डाइट आप पेशेंट को देनी है। जब डाइट की बात करते हैं तो पेशेंट को आप हाई कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरी डाइट देना है। CHO का मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, CHO का मतलब है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। नेक्स्ट लो प्रोटीन डाइट देनी है, साथ ही साथ डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक आपको क्या करना है, कम करवाना है, क्योंकि पहले ही फ्लूइड का रिटेंशन देखने को मिला है। और लो साल्ट डाइट, आपको नमक कम खिलाना है, NaCl कम खिलाना है। सर कम क्यों खिलाना है, हम तो ज़्यादा खिलाएंगे। अरे क्योंकि आपका जो साल्ट है, आपका जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, वाटर का रिटेंशन करवाने में मदद करता है, इसलिए लो साल्ट डाइट देनी है उसे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कुछ कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकता है यदि आप एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर वक्त पे आपने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया है, पेशेंट के हेल्थ को आपने कंट्रोल नहीं किया है, तो ये जाकर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम कोज कर सकती है।
कॉम्प्लिकेशंस में अपन बात करें, ड्यू टू प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से, प्लाज्मा वॉल्यूम के डिस्टरबेंस की वजह से यहाँ आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी और बीपी क्या देखने को मिलेगा, हाई बीपी देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट देखने को मिल सकता है। रीनल फेलियर, इंक्रीज रीनल प्रॉब्लम एंड परफ्यूजन, कि जो कंप्लीट रीनल फेलियर, आपके किडनी फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं चांसेस। और परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन इंक्रीज। फिर बात आती है हार्ट फेलियर या कार्डियक टेम्पोनेंट या पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है, उसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यदि यदि फ्लूइड का कंजेशन हो गया हार्ट के अंदर फ्लूइड रुक रहा है, कंजेशन हो रहा है, फ्लूइड का क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, फ्लूइड कंजेशन हो रहा है तो एक हद तक आपके हार्ट के अंदर कंजेशन होगा। धीरे धीरे किस पे, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, मैं बात करूंगा पल्मोनरी वेन्स की, जब पल्मोनरी वेन्स के अंदर भी, पल्मोनरी वेन्स के अंदर भी किसका कंजेशन हो जाएगा, ब्लड का कंजेशन हो जाएगा। और ब्लड कंजेशन यदि आपके पल्मोनरी वेन्स के अंदर देखने को मिला, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिला, तो वो क्या करेंगे, पल्मोनरी एडिमा कोज करने वाले हैं और प्लूरल इफ्यूजन कोज कर सकते हैं। और प्लूरल इफ्यूजन हुआ तो ड्यू टू विच डिज्निया एंड क्रैकल साउंड, यदि प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिला है, एडिमा देखने को मिला है, तो आपके जो लंग्स के अंदर जो लंग्स साउंड हैं वो क्रैकल साउंड देखने को मिलेंगे और ब्रीथिंग के अंदर डिज्निया देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी देखने को मिलने वाली है, रेस्पिरेशन के अंदर डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक और एक मात्र एक छोटे से नेफ्रॉन में बीमारी होने की वजह से, ये नेफ्रॉन की वजह से ये सारी चीज़ें आपके ऑल ओवर बॉडी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जो रीनल सिस्टम है कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड है, कार्डियक सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है, क्योंकि सारा ब्लड यदि कार्डियक सिस्टम पंप कर रहा है तो आपका रीनल सिस्टम क्या करता है, उसको फिल्टर आउट करने का काम करता है। इसीलिए यदि रीनल सिस्टम में कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करेगी ही करेगी। यहाँ कंप्लीट होता है आपका एक और डिजीज जिसे अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानकर जानते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ब्रीफली यदि बात करूं मैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन, कि आपके नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन होना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। कोजेज क्या है, इसके कोजेज ऑटो इम्यूनिटी है, क्योंकि ये इसीलिए इसको अपन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जानकर चलते हैं। यदि बैक्टीरिया की बात करें तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया की वजह से आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, पेनिसिलिन यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपन ने देखी हैं। हमेशा इसमें जब डाइट प्लानिंग करें, डाइट प्लानिंग में आपको नमक कम खिलाना है वहाँ, क्योंकि हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा था, और नमक या सोडियम क्या करता है, आपके फ्लूइड का रिटेंशन में मदद करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यूं ही जुड़े रहे आप अपने परिवार के साथ। आप आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।